प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, मैं आपको लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हो गए हैं। उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूं। बच्चों, आप लोगों को एक बात बता दें कि ये जो सरकार आपका प्री बोर्ड एग्जाम ले रही है, इसमें आप लोगों को आराम से घर पर बैठ करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाएँ और गाइड खोलें और गाइड से पूरा का पूरा नोट करके ले आएँ। बच्चों, आप लोगों को पूरे प्रश्नों को बहुत अच्छे से, इसमें आपकी लेखन शैली की जांच की जा रही है कि आप कितने अच्छे और अच्छे तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो कॉपी में काटा पीटी ना हो, विधिवत ढंग से लिखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और पूरे जमा करके आपको आंसर देना है। तो बच्चों, आप लोगों की मदद के स्वरूप में मैंने आप लोगों को आंसर सीट लिखने का एक पैटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने है, किस टाइप का आपका पेपर होगा। ये सेट ए है, इसमें ये पूरे ऑप्शन दिए हैं, सही विकल्प आएंगे, आपको रिक्त स्थान आएंगे, सही जोड़ियाँ आनी हैं, सारा सब कुछ आना है। तो देखें, आपको मैं उत्तर लिखने का सलीका बता रहा हूं कि किस तरीके से बच्चों आप लोगों को उत्तर लिखना है। और एक बात और, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि उन्हें भी इससे हेल्प हो जाए। मैं आप लोगों को पेपर लिखने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा अपने चैनल पे, तो आप सभी लोगों को बता दें। और चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a क्रॉस b बराबर 64 और HCF AB बराबर है 16। तो LCM की वैल्यू क्या होगी। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में केवल और केवल उत्तर लिखने का तरीका बताऊंगा। तो देखें, आपको पहले प्रश्न जो है सही विकल्प, इसके उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे हल, फिर यहाँ लिख देना प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प। उसमें देखें, पहले का उत्तर है ए वाला। ए का मतलब कि 4 जो है, आप देखें यहाँ प्रश्न पत्र में दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जो ए वाले में ऑप्शन दिया है 4, ये सही होगा। तो आपको कैसे लिखना है, पहला डाल करके ए और 4। देखें, इस तरीके से ब्लैक पेन का यूज़ करना है। यहाँ पूरे ऑप्शन आपको लिखना चाहें तो आप यहाँ लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इस तरीके से पूरे उत्तर लिख देने हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सही विकल्प। सही विकल्प के सभी उत्तर आपके सामने यहाँ बता दिए मैंने। मैं आप लोगों को ये पूरा प्रश्न पत्र, आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम अभी आप लोग दे लें, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र A to Z बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो आपको सीख लेना है और समझ लेना है। बात करते हैं हम अपने प्रश्न 2 रिक्त स्थान की। तो रिक्त स्थान में देखें, इस तरीके से आपको लिखना है उत्तर, फिर प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान, इसके उत्तर है, पहले का उत्तर आएगा अभाज्य, दूसरे का है d बराबर b² - 4ac, तीसरे का है a1 बराबर 5, चौथे का है समान, पांचवे का है 45 अंश और छठवां है प्रतिच्छेदी रेखा। बहुत अच्छे से आपको इसको देख लेना है और याद कर लीजिएगा। पूरे उत्तर लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बारी आती है सही जोड़ियाँ की। तो देखें, सही जोड़ी किस तरीके से लिखी जाती हैं। ये देखें आप, सही जोड़ी सबसे पहले आपको इस तरीके से तो पूरा उत्तर जमा देना है। स्तंभ 1 बनाएंगे आप, फिर यहाँ प्रश्न नोट करेंगे, फिर आप आंसर स्तंभ 2 लिखेंगे यहाँ पे। और पहले का उत्तर है F वाला, तो आपको F लिखना है और उसके सामने जो ऑप्शन था वो लिखना है। इस तरीके से आपको सही जोड़ियों के आंसर लिखने हैं बच्चों। बहुत अच्छे से आप देख लें। बात करते हैं प्रश्न चौथे की, एक शब्द में उत्तर। तो देखें, पहला वाले का उत्तर ये है, d बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। दूसरे का उत्तर हाँ होगा। तीसरे का उत्तर 1 केवल एक बिंदु पे स्पर्श करेगी। ठीक है, फिर चौथे का उत्तर XY बराबर 2, 3। ये देखें, पूरे उत्तर यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा दिए हैं। तो इसको आप देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आपको एज इट इज जैसा मैंने लिखाया है सेम टू सेम आपको अपनी कॉपी में उतार देना है। पर उतार देने का मतलब है ये नहीं कि आप पूरा नोट कर लें। ये तो वही बात हो गई गाइड से जैसे नोट कर रहे। आपको ये तरीका अपने लिए एग्जाम में भी अपनाना है और कॉपी में काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। सत्य देख लेते हैं। तो देखें बच्चों, पहला दूसरा ये पूरा लिखा है। इस तरीके से आपको इस तरीके से उत्तर पूरा लिख देना है। ये हो गए हमारे 5 प्रश्नों के उत्तर। देख लें आप, असत्य सत्य, असत्य असत्य, सत्य और सत्य। ठीक है, बहुत मैंने आप लोगों के लिए साफ सफाई से लिखा है, आपको इस तरीके से लिख देना है। बात करते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 2 प्रश्न हैं आपके, देख सकते हैं यहाँ पे। व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 वाला है एक, और एक ये है संख्या 5005। तो मैंने यहाँ पे बच्चों आप लोगों के लिए शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। हर प्रश्न के दोनों उत्तर नहीं बताए, तो एक ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। तो आपको अच्छा एक चीज़ और,
अब ये जो क्वेश्चन मैंने हल कराया है ये प्रश्न क्रमांक 6वें का अथवा है। तो यहाँ आपको ये नौटंकी नहीं कर लिखनी है ना कि प्रश्न क्रमांक 6वें के अथवा का हल। अरे भाई साहब 6वें में 2 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, यहाँ अथवा लिखना कोई ज़रूरी नहीं रहता। तो आप सीधे लिखें प्रश्न क्रमांक 6वें का हल। देखें 5005 की गुणनखंड आपने तोड़े बच्चों इस तरीके से 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5। अब इसको जब डिवाइड करना चाहें तो हम 6 से नहीं जाएगा, सीधे 7 से जाएगा। तो 7 से ये इतनी बार गया, तो ये आप इसको भी देख लें और इस तरीके से आपको इसको पूरा लिख देना है। 7वां क्वेश्चन था बच्चों हमारा था 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड आपको तोड़ने हैं। तो देखें इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से कर देंगे। सबसे पहले 6 के फैक्टर तोड़ेंगे, ये 6 के फैक्टर टूटे, फिर 72 के, फिर 120 के गुणनखंड तो आपसे तोड़ते बन जाते होंगे। फिर 6 के फैक्टर आप इस तरीके से लिखेंगे, 72 के इस तरीके से, 120 के इस तरीके से। अब हमें इसका क्या फाइंड करना था, LCM। LCM क्या होता है, जो चीज़ सब में होता है। देखें पहले यहाँ 2 काउंट करें कितनी टाइम है, मोस्ट सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आए हैं, तो देखिए 3 बार आए हैं। ये 3 बार आप 2 लिख दें। फिर आप 3 देखें सबसे ज़्यादा 3 कितनी बार आए हैं, ये 2 बार आए हैं 3, तो ये 2 बार 3 लिख दें। फिर आप देखें अगला नंबर कौन सा, 5, केवल 1 बार आया। तो बस इसको ऐसा लिख के फिर यहाँ ये लिख देना। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की घात 1। ये आ गया हमारा आंसर। लास्ट में आंसर भी आपको बहुत अच्छे से दर्शाना कि LCM कितना आया है इसका, 360। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम आपको पूरा पेपर सॉल्व कराने के साथ आपको पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी। फिर से मैं बोलूं, मैं आपको सॉल्यूशन तो दे रहा हूं पर आपको नकल नहीं करनी, समझ समझ के इसको लिखना है। उत्तर देखें प्रश्न क्रमांक 8वें का हल। एक बात बताऊं बच्चों, मैं आप लोगों को ये पेपर सॉल्व कराने के पहले मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊं, क्योंकि इससे एक नुकसान है कि आप लोग क्या करोगे, इसी को उतार के जो कहते हैं कॉपी में लिख दोगे। पर बेटा एक बात और है ना, आप में से 100 लोग में से मुश्किल से 20 या 30 लोग हैं जो ईमानदारी से इस बात को समझेंगे। 70 और 60 बच्चे ऐसे आएंगे जो गाइड खोलेंगे और गाइड से उतार देंगे जो कहते हो। तो बच्चों को गाइड वाली गलती ना हो या गाइड की लैंग्वेज ना आए, इसलिए मैंने ये पेपर यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो आपको इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद इतने इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। और उसके अथवे में दिया हुआ था कि एक बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योग गुणनफल इतने इतने दे दिए गए हैं। तो देखेंगे आप, उसी अथवा वाले को मैंने कराया है। दिया है बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना दिया था, -3, गुणनफल कितना दिया था, 2। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बहुपद निकालना है। तो ये बेटा एक बहुपद का फॉर्मूला होता है क्या, x² माइनस शून्यकों का योगफल x धन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ बराबर 0 भी लिखते हैं, नहीं लिखना हो तो भी चलेगा। x² जब कहते हैं शून्यकों का योगफल कितना था बेटा, -3, तो ये रख दिए -3x, तो x प्लस 2 यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल इतना दिया था। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गए कितने, x² प्लस 3x प्लस 2। अतः अभीष्ट बहुपद इतना इतना होगा। लास्ट में आपको आंसर डाल के इस तरीके से लिखना। देखिए बाकायदा ब्लैक और ब्लू का बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के आपको आंसर सॉल्व करना है और लिख देना है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वें का हल। देखें दिया गया बहुपद है, क्या दिया है, x² माइनस 3 दिया है ना। अब हमें इस 9वें वाले क्वेश्चन में क्या करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है। देखें यहाँ पे जो है इस बहुपद की तुलना हम ये बहुपद के व्यापक समीकरण से कर दें। जब करेंगे तो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a कहलाती, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो a बराबर आया 1। फिर बारी आती x वाले टर्म की, तो यहाँ x वाला टर्म तो मिल ही नहीं रहा है, सीधे स्क्वायर वाला मिला और फिर अंक मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की बारी वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 0, और ये जो मान होगा ये c का मान होगा। c बराबर आ गया -3, तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -3। हमें क्या ज्ञात करना था, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। अब माइनस तो माइनस, b की वैल्यू क्या थी, 0 थी, कुछ रहा ही नहीं, तो 0/1। और जब 0 ऊपर हो फिर यहाँ माइनस प्लस गुणा कुछ भी लगा हो उसकी वैल्यू 0 ही होती आता है। अभीष्ट हल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये लिखा है 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन बोल रहा जा रहा है कि आफ्ताब वाला था और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण, तो मैंने नीचे वाला करवाया है। मैंने मोस्टली बच्चों वो क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पे सॉल्व करके। देखिए मैं तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा देता, मतलब आपको लिखना तो एक है तो दो क्यों लिखाऊं, इसलिए मैंने एक लिखाया। और जो लगता है मुझे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल में पूछा जा सकता है, उसी को सॉल्व कराया है। देखें, दो रेखाएं समांतर होंगी यदि उनके कोई हल ना हो, ये होता है रेखाओं का प्रतिबंध। किन्हीं दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है कि अगर उनका कोई हल ना हो, और कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या है, ये a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका उदाहरण हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमने उदाहरण बनाए, 3x धन 5y बराबर 7 और 6x धन 10y बराबर 21। देखिए आपको ऐसी कोई संख्या लिखनी यहाँ पे जिसका दोगुना करने पे यहाँ पे या 3 गुना करने पे सेम यहाँ पे भी दोगुना या 3 गुना करने पे, देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और ये तीसरा मान मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप 7 लिख दो, इसके साथ चाहते तो यहाँ 9 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। देखें ये कर दिए हमने, बना दी इक्वेशन। इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो 3/6 रख दो, 5/10 रख दो, 7/21 रख दो, लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो देखो ये आया 1/2, ये 1/2 और ये आया 1/3, जो कि बराबर नहीं है। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये जो है वो बराबर नहीं है c1/c2, अर्थात समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो आंसर डाल के लिख देना, अर्थात रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इस तरीके से पूरा आपको सॉल्व करके लिख देना है। बात करते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की। हमारा 11वां क्वेश्चन था गुणनखंड विधि से एक समीकरण को सॉल्व करना और नीचे रहा के का मान ज्ञात करना। मैं फिर से बोलूँ, के मान वाले सवाल मोस्टली पूछे जाते, इसलिए ये मैंने के वाला करवाया। देखिए कैसे हल करेंगे, पूरा आपको वैसे जमा के लिख देना है। आंसर प्रश्न क्रमांक 11 का हल दिया गया द्विघात समीकरण है 2x² धन kx धन 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो a b c की वैल्यू निकालेंगे, तो x² वाला पद क्या कहलाता a, x वाला पद क्या कहलाता b, और बिना x वाला पद मतलब कि जो अचर राशि होती वो कहलाती c। तो ये आ गए ए बी सी के मान। अब ये कह रहे थे कि समीकरण के दो बराबर मूल हैं, प्रश्न में ही लिखा है, तब क्या होगा, डी बराबर इतने इतने, इसको 0 के बराबर रखा जाएगा। तो आ गया डी बराबर b² - 4ac बराबर 0। इनमें मान रख दो। b का मान क्या था, तो देखो b का मान था k, तो k² - 4 इंटू a का मान 2, c का मान 3, तो k का वर्ग हटाए तो k² ही रहा जाऊँगा। तो 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, ये आ गया 24। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इस 24 का पक्षांतर कर देंगे, तो उस साइड जाके ये माइनस का हो गया प्लस। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे, जब वर्ग हटाए तो इस साइड लग गया वर्गमूल, 24 के फैक्टर तोड़े तो आ गए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब यहाँ पे ये 2 का एक जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर निकल गया और अंदर क्या बचा, 2 गुणे 3 मतलब कि 6। तो ये आया प्लस माइनस। देखो जब भी करनी को सॉल्व करते तो प्लस माइनस जरूर लगा दो। तो ये आ गया k बराबर +- 2 करनी 6, अर्थात k की वैल्यू क्या आई, एक बार प्लस का 2 करनी 6 लिख दो, एक बार माइनस का 2 करनी 6 लिख दो। आंसर डाल के लिख देना, अतः अभीष्टलीय आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक 11। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 12वें का और सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। यहाँ पे देखें, दी गई समांतर श्रेणी है 21, 18, 15 डैश डैश डैश। अब यहाँ देखो प्रथम पद है a1 बराबर a बराबर 21, ये कहलाता है प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर के लिए लिखते हैं d बराबर a2 - a1, इससे इसको घटाएंगे तो ये 18 से 21 को घटा दिया, 18 में से 21 गए तो माइनस के 3 बचे। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, 12वें प्रश्न में है कि कौन सा पद -81 है। तो हमने मान लिया कि माना श्रेणी का nवां पद, हमें तो पता नहीं कौन सा पद है, तो हमने लिख दिया nवां पद -81 है। nवें पद को बेटा an से रिप्रेजेंट करते हैं, तो an बराबर हो गया -81। अब एक सूत्र होता है, कौन सा, श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1d। अब हम यहाँ an का मान -81 रखेंगे क्योंकि हमने माना था। a का मान हमारे पास क्या था बच्चों, 21 था, और d का मान था -3, वो रख दें हम। तो देखें a का मान 21 रख दिए, d का मान -3 रख दिए, इसको सॉल्व करें। अब हम यहाँ से इस 21 को इस साइड ट्रांसफ़र कर दें, ये कर दिए ट्रांसफ़र, तो इस साइड आके ये माइनस का हो गया। ये जो माइनस का 3 था इसको अंदर कर दिए, तो माइनस का 3 जब n के साथ गुणा हुआ तो देखें ये माइनस, पहली बात तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस कर दिए, 3 जो n के साथ हुआ तो 3n, माइनस माइनस प्लस के 3 आ गए, ठीक है।
इसको सॉल्व करें। 81 और 21 दोनों माइनस के थे तो जुड़ गए, दोनों माइनस में माइनस जुड़ जाते हैं, तो ये हो गए माइनस के 102। और यहाँ क्या बचा था बच्चों, माइनस के 3n+3, तो ये माइनस से ये माइनस कट गए, क्रॉस हो गए। ठीक है, मैथ्स के रूल होता है, ये काटना नहीं है आपको, गायब कर दो बस। तो लिख दिया हमने 102 बराबर 3n-3। हम यहाँ से अब 3 का पक्षांतर करें इस साइड, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। 102 माइनस 3, 102 में से 3 गए तो बचे 99, और यहाँ था 3n, इस 3 का पक्षांतर करें तो ये 99 के बटे में आ गया। इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो ये आ गया n बराबर 33। देखें आपको ये काटना है, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो आ गया n बराबर 33। अतः श्रेणी का 33वां पद -81 है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया प्रश्न क्रमांक 12वां। बात करते हैं हम अपने बच्चों प्रश्न क्रमांक 13वें की। ये देखें, ये 13वां क्वेश्चन है। इसमें एक आकृति दी हुई है कि आकृति में डी समांतर है BC, हमें EC की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए आकृति, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, आपके पेपर में ही बनी है, आप उससे समझ लीजिएगा। ये AD और ये DB, ये AE और ये EC। देखें दी गई आकृति में क्या है, ये जो रेखा है DE, ये समांतर है किसके बच्चों, BC के। अब यहाँ पे क्या है, AD का मान 1.5 सेंटीमीटर था, 1.5 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर, AE इसकी वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करनी, इसको हमने मान लिए X। ठीक है, मान लिए X। अब देखिए यहाँ पे जब भी इस टाइप का कोई त्रिभुज मिल जाए जिसमें कोई एक रेखा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची हुई हो, तो यहाँ पे हमें थेल्स प्रमेय लगेगा। तो हम लगा दें, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या होता है बच्चों, थेल्स प्रमेय में इस रेखा के बटे इसको और इस रेखा के बटे इसको लिखते हैं। तो ये लिख दिया हमने AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब जब इसको लिखे तो हमने AD का मान रख दिया 1.5, DB का मान 3 रख दिए, AE का मान 1 रख दिए और EC की वैल्यू X माने थे, ये रख दिए। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा मतलब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो X का जब 1.5 के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा X इंटू 1.5, और 1 का 3 में इंटू हुआ तो 1 इंटू 3। अब हम यहाँ से 1.5 का इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो देखो ये, अच्छा मैथ्स का एक रूल होता है, जब किसी संख्या में कुछ भी ना लगा हो तो पीछे हम दशमलव लगा सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ 3 को 3.0 लिख लिए, ये लिख दिए हमने। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, तो ये कट गए आपस में। ठीक है, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 15, काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो x बराबर आ गया बच्चों 2। अतः अभीष्ट मान कितना आया, EC का, EC माने थे हमने x और x की वैल्यू आ गई 2, तो ये जो है EC, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस तरीके से बच्चों ये हमारा 13वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके आगे का वीडियो बच्चों में अगले पार्ट में आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप लोग बोर होने लगते हो। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले पार्ट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और फिर से बोल रहा हूँ, साफ़ सफाई से लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों को भी बतला दें, हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।